हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आजकल आप लोगों का प्रिपरेशन? आजकल तो आप लोग अपने टॉपिक्स, अपने चैप्टर्स ऑनलाइन ही देख रहे होंगे, क्योंकि अभी तो स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं। तो हम जो ऑनलाइन के थ्रू जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, हालांकि हम ये समझते हैं कि थोड़ा सा ये टिपिकल होता है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से हमें हर माहौल में अपने को एडजस्ट करना होता है। अब मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ कि आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम क्लास 12 का टॉपिक पढ़ेंगे, क्लास 12 चैप्टर नंबर 9 विच इज़ अ पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि द चैप्टर नेम इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इट इज़ अ पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड चैप्टर नंबर 9। इस चैप्टर से बोर्ड के एग्ज़ाम में हमें कह सकते हैं 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या कंपटीशंस में भी, तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मार्क्स गेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस चैप्टर इज़ वेरी 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 मच इजी। अभी तक हमने पढ़ा था कि IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ आपको डिस्कशन में बताया जाएगा कि IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर आल्सो पॉसिबल विच वी कैन सी इन द चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसमें हम आज शुरू करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही गेनिंग चैप्टर है, मार्क्स गेनिंग चैप्टर है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ेंगे। और पढ़ने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे टाइम टू टाइम, क्योंकि दिस वीडियो एंड द कमिंग वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके बेटा, तो अभी स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो कंसेप्ट था वो अल्फ्रेड वर्नर द्वारा दिया गया इन 1892, और इन्हीं के बेस पे, मतलब सबसे पहले जो कंसेप्ट दिया गया था वो अल्फ्रेड वर्नर के द्वारा दिया गया था। इसी के बेस पे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसके टाइप्स, इसके अंदर जितने भी टर्म्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें IUPAC नॉमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप के आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे। मेनी मोर टॉपिक्स आर देयर, बट अब हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डेफिनेशन अगर हम कहें क्या हो सकता है, तो कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द आइटम्स आर द ग्रुप ऑफ आइटम्स विच आर नोन एज द लिगैंड्स। किसी भी कंपाउंड में जब सेंट्रल मेटल एटम लिगैंड से डायरेक्टली अटैच होता हो तो हम इसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से जानते हैं। अब उसमें नया टर्म आएगा कि लिगैंड्स क्या होता है, विच विल डिस्कस लेटर। देखिए, इतने सारे पॉइंट्स मैं आपके सामने लिख दिया हूं। आज हम इतने सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये सारे पॉइंट्स क्या हैं। आफ्टर गेटिंग दीज पॉइंट्स वी कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजली द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके बेटा, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जैसे मान लिया हमने लिखा, एक एग्जांपल ले लिया K4FeCN6, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, या हम ये कह सकते हैं कि द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। अब अगर हम इसकी बात करेंगे तो क्या होगा, इसको अगर हम आयोनाइज करें, अगर इसका आयोनाइजेशन होता है तो हमें देखते हैं इट विल कन्वर्ट इनटू द पोटेशियम आयन और प्लस दिस आयन। ये ध्यान देंगे, अगर हम इसको आयोनाइज करते हैं तो हमें दो पार्ट मिलता है। इन दो पार्ट में यह और यह, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ दिस इज द पॉजिटिव आयन, कैटायन हो गया, और दिस इज द निगेटिव आयन जिसे हम एनायन कहते हैं। तो ये कैटायन और एनायन में क्या होता है, ये बेटा ये पोटेशियम आयन, अगर हम इसका केमिकल टेस्ट करें तो पोटेशियम आयन का टेस्ट देगा, लेकिन यह फेरोसाइनाइड आयन जो होता है वह इट इज़ द नेगेटिवली चार्ज, मतलब ये एनायनिक पार्ट है।
अब अगर हम इसका केमिकल टेस्ट करें तो इट विल नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी इनटू द एक्वस सॉल्यूशन, मतलब ऐसा नहीं कि इसको अगर वाटर में डिजॉल्व कर दें तो यह फेरस आयन और साइनाइड आयन का टेस्ट देने लगेगा, मीन्स इट विल नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी। अगर हम इसको आयनाइज कर दें तो ये दो पार्ट में कन्वर्ट होगा, एक पॉजिटिव आयन और एक निगेटिव आयन, और ये जो निगेटिव आयन, लकीली ये निगेटिव आयन है, इट मे बी दिस कॉम्प्लेक्स आयन शुड बी ऑफ पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज। तो यह जो होगा यह अपने सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा, मतलब ये अलग से फेरस आयन और साइनाइड आयन का केमिकल टेस्ट नहीं देगा। तो इसमें यह जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स आयन या कॉम्प्लेक्स, अगर ये किसी के साथ जुड़ता है तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। तो इसमें यही है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये सेंट्रल मेटल आइटम हो गया, इसको ध्यान से देखेंगे। दिस सेंट्रल मेटल आइटम इज अटैच द ग्रुप ऑफ आइटम Cn, जिसमें Cn क्या होगा, यही लिगेंड कहलाता है। दिस Cn, या हम ऐसे देख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे, अगर ये C के थ्रू अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट करता है तो ये इट इज गिविंग इट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कोऑर्डिनेटेड बाय द कार्बन एटम, and here we can say that is a lone pair of the coordinate, lone pair of the electron is coordinated by the nitrogen atom। तो हम लास्ट में कहेंगे कि इसको एक स्पेशल टाइप के लिगेंड से जानते हैं जिसे हम कहते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड, जिसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। तो ये लिगेंड हो गया, लिगेंड का मतलब हो गया द आइटम आर द ग्रुप ऑफ आइटम विच इज द आइटम आर ग्रुप ऑफ आइटम विच हैव वन आर मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन which can coordinate it lone pair of electron to the central metal atom, मतलब अपना वह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को दे सकता है, उसी को हम लिगेंड्स के नाम से जानते हैं। तो दिस इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर से कहेंगे द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक बार समझ जाएंगे तो फिर आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिनमें सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन जो होता है वह आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम से डायरेक्टली या परमानेंटली जुड़ा होता हो, दैट ग्रुप ऑफ आइटम्स या आइटम्स आर नोन एज द लिगेंड्स। इसमें Cn जो होगा वो लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। अब लिगेंड की बात करेंगे, थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे कि लिगेंड्स क्या होता है। ओके बेटा, अब इसके बाद हम बात करते हैं यहां, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वी डिस्कस द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हमने इसके बारे में जान लिया। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना है, डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स साल्ट। ये ध्यान रखेंगे, क्या डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट में क्या अंतर होता है। डबल साल्ट क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए डबल साल्ट का एग्जांपल हो सकता है फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसे हम मोर साल्ट भी कहते हैं, या पोटासियम, मेनी मोर आर देयर। जैसे हमने लिखा K2SO4 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस प्लस 24H2O, the concentrated solution of potassium sulfate and aluminum sulfate, when the concentrated solution of potassium sulfate and aluminum sulfate are mixed, concentrated and hard solution, और जब उसको ठंडा करते हैं तो whatever the crystals we are getting that is known as the double salt, K2SO4 dot Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये ध्यान रखेंगे, दिस इज नोन एज द एलम। ये किसका फार्मूला हो गया, एलम का फार्मूला हो गया। अब हम इसकी बात करते हैं, इट इज नोन एज द डबल साल्ट। हमने जो पढ़ा डबल साल्ट क्या होता है, व्हाट इज द, जब इसका आयोनाइजेशन होगा तो आफ्टर द आयोनाइजेशन ऑफ दिस वन, दिस विल गिव द केमिकल टेस्ट ऑफ पोटेशियम आयन, 2 पोटेशियम आयन और प्लस एल्यूमिनियम आयन, 2 एल्यूमिनियम आयन
और प्लस सल्फेट आयन 3 + 1 = 4 सल्फेट आयन along with 24 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो हमने ये देखा कि जब डबल साल्ट का आयनाइजेशन होता है तो इट गिव्स द केमिकल टेस्ट ऑफ द पोटेशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन और सल्फेट आयन। तो इस तरह से यह अलग अलग आयंस का केमिकल टेस्ट देता है। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स साल्ट की बात करें, अभी हमने लिखा था कॉम्प्लेक्स साल्ट मीन्स K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो जब इसका आयनाइजेशन होगा तो क्या देगा, पोटेशियम आयन और प्लस FeCN6 4 माइनस चार्ज अलॉन्ग विद द 4 पोटेशियम आयन। ध्यान देंगे जो डबल साल्ट होता है वो सारे के सारे इंडिविजुअल आयंस का केमिकल टेस्ट देता है। लेकिन जब इसका आयनाइजेशन होगा तो दो तरह के पार्ट मिलेंगे, एक मिलेगा सिंपल आयंस और दूसरा मिलेगा कॉम्प्लेक्स आयन। तो सिंपल आयन तो पोटेशियम आयन का टेस्ट दे दिया, लेकिन यह है जो कॉम्प्लेक्स आयन होगा, यह कॉम्प्लेक्स आयन इट विल नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी। इसका मतलब ये फेरस आयन और साइनाइड आयन का टेस्ट नहीं देगा। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द डबल साल्ट एंड द कॉम्प्लेक्स साल्ट। अंडरस्टूड? ये चीजें खत्म हो गई। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, विच इज नोन एज द सेंट्रल मेटल एटम। वन बाय वन विल डिस्कस ऑल द पॉइंट्स वट एवर आई हैव रिटन। यू कैन सी वंस अगेन द टॉपिक वट एवर आई हैव रिटन। आज हम लोग इन सारी टॉपिक्स की बात करेंगे। हमने पढ़ लिया डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड द कॉम्प्लेक्स साल्ट। अब हम बात करेंगे सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम का मतलब होता है, या सेंट्रल मेटल आयन, किसी भी कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वह एटम जो परमानेंटली लिगैंड से जुड़ा होता हो, दैट इज नोन एज द सेंट्रल मेटल एटम। फिर से सुनेंगे, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट वह एटम जो लिगैंड से परमानेंटली अटैच होता हो या लिंक्ड होता हो, दैट इज नोन एज द सेंट्रल मेटल एटम। जैसे फिर से एग्जांपल ले लें, K4, बार बार यही एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि एक बार आपको समझ में आ जाएगा। तो यू कैन राइट मेनी मोर। इसमें जो Fe है यही कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है बेटा, जिसे हम बिग ब्रैकेट में कहेंगे Fe। इट इज नोन एज द सेंट्रल मेटल एटम बिकॉज यह है साइनाइड लिगेंड से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, परमानेंटली जुड़ा हुआ है। तो देयरफॉर इट इज नोन एज द सेंट्रल मेटल एटम। अब हम बात करेंगे लिगेंड्स। लिगेंड क्या होगा? अगर हम इसकी बात करें तो कह सकते हैं इट इज द एटम्स आर द ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर एबल टू कोऑर्डिनेट वन आर मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम। मतलब ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो एक या एक से ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट कर सकता हो, दे आर नोन एज द लिगेंड्स। बहुत सारे लिगेंड्स, मेनी मोर आर देयर, जैसे Cl, Br, H2O, NH3, Cn, NO2, मेनी मोर आर देयर। अब अगर हम इसमें देखते हैं Cl 1 2 3 4 5 6, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हमें देख सकते हैं कि वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कैन कोऑर्डिनेट टू द सेंट्रल मेटल एटम। इसके बारे में अगर वाटर की बात करें, ये H यहाँ हो गया बेटा, H यहाँ हो गया। 1 and 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर एट ऑक्सीजन एटम। तो इसके पास कैपेबिलिटी है ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जरूरत पड़ेगा तो 1, जरूरत पड़ेगा तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये सेंट्रल मेटल एटम को दे देगा। NH3 में क्या करेंगे, 1H 1H 1H, इट हैज़ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हमने देखा कि नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इट इज हैविंग द कैपेबिलिटी टू कोऑर्डिनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम। तो देयरफॉर हमें कह सकते हैं दीज आर नोन एज द लिगेंड्स। फिर से जान लेंगे, लिगेंड्स आर द एटम्स आर द ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर able to coordinate at least 1 or more lone pair of electron to central metal atom in the coordination compound। ठीक है, तो इस तरह से हमने अभी आगे चल करके बहुत सारे लिगेंड्स होंगे, मोनोडेंटेट लिगेंड्स, डाइडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड्स, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, एम्बीडेंटेट, चिलेटिंग लिगेंड्स, मेनी मोर टाइप्स ऑफ द लिगेंड्स वी विल डिस्कस। जब लिगेंड्स के बारे में पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ द लिगेंड्स, तब हम आपको बताएंगे। अब अपने लिगेंड्स, अब बात करेंगे बेटा कॉम्प्लेक्स आयंस की।
कॉम्प्लेक्स आयंस का मतलब होता है, या कोऑर्डिनेशन इंटायरिटी देखेंगे, कोऑर्डिनेशन इंटायरिटी या कॉम्प्लेक्स आयंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स आयंस का मतलब होता है कि जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आयनाइजेशन होता है तो ये दो तरह का आयन देता है, वन इज नोन एज द सिंपल आयन एंड वन इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब होता है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पाया जाता है उसी को हम कॉम्प्लेक्स आयंस के नाम से जानते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने लिखे हुए हैं, मान लीजिए CO NH3 Cl2, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग गया तो इट इज फाउंड इनटू द बिग ब्रैकेट या कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो इसी को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयंस। या अभी आपने को एग्जांपल लिया था K4FeCN6, इसमें जब इसका आयनाइजेशन होगा तो मैंने बार बार लिखा है 4K आयन और प्लस FeCN6 पे कितना चार्ज होगा? 4 माइनस चार्ज होगा, तो दिस पार्ट इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स आयन। ध्यान देंगे, इसका यह जो पार्ट होगा वह कॉम्प्लेक्स आयन कहलाएगा और ये जो पार्ट होगा वो सिंपल आयन के नाम से जाना जाएगा। अब हम बात करते हैं बेटा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयंस और एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयंस। इसी में से मैं आपको बता दे रहा हूं कि FeCN6 दिस इज नोन एज द एनायनिक, और हमने अभी एक एग्जांपल लिखा है CONH3 मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, जिस कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट इज नोन एज द कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयंस एंड इट इज नोन एज द एनायनिक। क्या होगा ये? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन, और ये क्या होगा? एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन। ये ध्यान रखेंगे, दिस इज नोन एज द कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन एंड दिस इज नोन एज द एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयंस। तो हमने पढ़ा दिया कॉम्प्लेक्स आयन, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयंस और एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयंस। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनिक स्फीयर की। नेक्स्ट टॉपिक इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये सारे छोटे छोटे टॉपिक अगर आप समझे रहेंगे तो लेटर ऑन वी विल डिस्कस द अदर टॉपिक्स रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगला है कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनिक स्फीयर। मान लीजिए हमने कोई कंपाउंड लिया, यहां ले लिया K3FeCN6, जब इसका आयनाइजेशन होगा तो क्या देगा? 3 पोटेशियम आयन एंड प्लस FeCN6 3 माइनस। ध्यान देंगे, तो इसमें से यह जो पार्ट होगा और यह जो पार्ट होगा मीन्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आफ्टर आयनाइजेशन इज कन्वर्टेड इनटू 2 पार्ट, वन इज दिस एंड वन इज दिस। तो इस पार्ट को हम कहेंगे बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ध्यान देंगे, यह जो पार्ट होगा जिसे हम कॉम्प्लेक्स आयंस के नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर विच विल नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी इनटू द सॉल्यूशन, एंड while as the second which is the simple ionic form is known as the ionic sphere, जो अपनी आइडेंटिटी क्या करता है? जो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है, मतलब जो सिंपल आयन का टेस्ट देता है, केमिकल टेस्ट, दैट इज नोन एज द आयनिक स्फीयर। तो ध्यान रखेंगे, द पार्ट विच इज फाउंड इनटू द बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट, दैट इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर in which the central metal atom is linked with the ligands, तो that is known as the coordination sphere, और जो simple ion मिलेगा that is known as the ionic sphere। करेक्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक which is known as the coordination number। what is the coordination number? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जान लें। coordination number क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द लिगेंड्स। लिगेंड जितने
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट करता है, दैट इज नोन एज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे हमने लिखा था Fe 1Cn 2Cn 3Cn 4Cn 5Cn और 6Cn। ध्यान देंगे, अगर हमने यहीं लिखा था थोड़ी देर पहले FeCN6, इट मे बी 3- और 4- पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट या पोटेशियम सेकेंड और थर्ड। तो इसमें क्या होगा बेटा, C अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ये यहाँ दे रहा है, ये यहाँ दे रहा है, ये यहाँ दे रहा है, ये यहाँ दे रहा है और ये यहाँ दे रहा है। तो इसके साथ हालांकि दिखाया नहीं जाता है, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक है, यहाँ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ एक लोन पेयर। तो कुल मिला के 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किए जा रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम को, या 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं। तो देयरफॉर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कंपाउंड इज 6। मतलब उस सेंट्रल मेटल एटम के पास या सेंट्रल मेटल एटम से जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं विच आर फॉर्म्ड बाय द लिगेंड्स, दे आर सेड टू बी द कोऑर्डिनेशन नंबर। हो गया। अब इसके बाद अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ये हम पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, क्लास 9th 10th 11th, अब यहाँ 12th में भी फिर मैं आपको बताऊंगा। रेडॉक्स रिएक्शंस क्लास 11th में पढ़ाया था, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है इसमें देखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर, द चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज विच इज प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी एलिमेंट में, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, उस सेंट्रल मेटल एटम का जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा उस पर्टिकुलर कंपाउंड में, दैट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन नंबर। जरा गौर से देखेंगे, K4FeCN6, K3FeCN6, CuNH3 होल 4 + 2, CuNH3 होल 4 Cl2 1+। जरा गौर से देखेंगे बेटा, इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होगा वो आयरन है, सेंट्रल मेटल एटम आयरन है, सेंट्रल मेटल एटम कॉपर है, सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है। अब अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो +2। कितना आएगा? +2। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3। ठीक है ना। इस तरह से हमने कहा ये जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, इस सेंट्रल मेटल एटम पे जो चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, दैट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन नंबर। किसी एक का अगर मैं आपको लगाना बता दूं, यहाँ से ध्यान से देखेंगे, अगर हमने K4FeCN6 में निकालना बता दिया तो 4 + 1 + x + 6 × -1, दिस इज इक्वल टू 0। 4 + x - 6, 4 + x - 6 is equal to 0. This implies x - 2 is equal to 0. This implies x is equal to +2. तो इस तरह से हमने देखा कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन K4FeCN6 इज +2। तो उस कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज पाया जाता है, दैट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन नंबर। ओके बेटा, अब आगे चलते हैं। हमने बता दिया कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसमें 2 तरह के कॉम्प्लेक्सेस और भी पाए जाते हैं, विच इज नोन एज द होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस एंड हेट्रोलेप्टिक। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, होमोलेप्टिक का मतलब होता है जब किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम
केवल और केवल एक ही प्रकार के लिगेंड से जुड़ा होता हो तो देन इट इज सेड टू बी द होमोलेप्टिक। ध्यान से देखेंगे, जैसे मान लिया हमने लिख दिया CuNH3 2 पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देंगे, इसमें जो कॉपर सेंट्रल मेटल एटम है वह केवल और केवल एक ही टाइप के लिगेंड से, जिसे हम एमीन कहते हैं, उसी से जुड़ा हुआ है, तो दैट इज नोन एज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। और अगर हम हेट्रोलेप्टिक की बात करें, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में बात करें, जैसे मान लिया हमने एग्जांपल लिखा CONH3 इसमें 2 टाइप्स ऑफ द लिगेंड्स आर देयर, वन इज द NH3 एंड वन इज द Cl। 4 एमीन हैं और 2 क्लोरीन है या क्लोराइड हैं। तो इस तरह से हमने कहा कि 2 तरह के लिगेंड्स अगर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम से अटैच हों तो देन दे आर सेड टू बी द हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। और जब सेम टाइप के लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम से अटैच हों तो देन दे आर सेड टू बी द होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अंडरस्टूड? अब इसके बाद द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वन वी विल डिस्कस EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? ध्यान देंगे, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। जैसे मान लिया हमने लिया K4FeCN6। अब अगर हमको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन निकालना है तो क्या करते हैं बेटा, इसका फार्मूला जो होता है वो लिखते हैं EAN इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम। एटम मतलब सेंट्रल मेटल एटम। एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज विच इज प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल मेटल एटम या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एटम, और प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोऑर्डिनेटेड, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कोऑर्डिनेटेड। तो अगर हमको इसका EAN निकालना है तो इसका एटॉमिक नंबर आयरन का होता है बेटा 26, और माइनस चार्ज इसमें निकालेंगे 4, 6 - 4 = 2, इसमें इसकी वैल्यू आएगी +2, तो हो गया एटॉमिक नंबर -2 और प्लस नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटेड इलेक्ट्रॉन्स। एक CN एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 6 CN 6 2 12 देगा। तो दिस इज इक्वल टू 24 + 12 = 36। तो इस तरह से हम किसी भी सेंट्रल मेटल एटम, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में या किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो हमने ये पढ़ लिया बेटा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। तो इस तरह से हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आज हमने इतने सारे टॉपिक डिस्कस किए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड द कॉम्प्लेक्स साल्ट, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, लिगेंड्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आयंस क्या होते हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयंस क्या होते हैं, एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयंस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, आयनिक स्फीयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आज हमने इस टॉपिक में पढ़ी। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लिगेंड्स एंड हाउ टू राइट द IUPAC nomenclature of the inorganic compounds। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। फिर से मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन।